नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या अफ्स्पा के बारे में कानूनी जानकारी देंगे। उग्रवाद और अलगाववाद से जूझ रहे इन राज्यों में वर्ष 1958 में ये कानून लागू किया गया था। इन अशांत राज्यों में शांति बहाली के उद्देश्य से 22 मई 1958 में इसे अमल में लाया गया था, जिसके तहत सुरक्षा बलों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है और वहां शांति कायम करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में स्थिति अशांत और चिंताजनक होने पर ये कानून प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि अक्सर इस कानून का विरोध होता रहा है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो आप इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। आज के विषय से संबंधित कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप भी कॉल करें। आज के विषय के बारे में जानकारी देंगे अधिवक्ता ऋषिपाल जी। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाइए कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आखिरकार है क्या? देखिए ऋषु, जो सशस्त्र विशेष शक्ति अधिनियम है, ये अपने आप में 1958 में ये कानून आया था और अपने आप में पिछले कुछ दिनों से ये विशेष चर्चा के अंदर, क्योंकि जब से माननीय गृह मंत्री ने ये कहा है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस कानून को वापस लिया जाए और इसको वापस लेने की सरकार कोशिश कर रही है, तब से ज्यादा चर्चा हुई। आप जानते हैं हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे थे और विशेष तौर पे जो हमारे उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र थे, जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये क्षेत्र ऐसे थे कि जिस समय हमारे देश को आजादी मिली थी उसके बाद से ही ये क्षेत्र में बहुत अशांति थी, बहुत सशस्त्र यहाँ पर जो है लोग विद्रोह किया करते थे और बहुत कई प्रतिबंध के बावजूद भी जो है इनको कंट्रोल में नहीं लाया जा सका। ऐसी स्थिति में जब जो हमारी जो सेना है, जब सेना काम करती थी तो सेना को भी काम करने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि ऐसे लोग जो सामने उनका हुआ करता था तो उन सेना के पास जो अपनी शक्तियां हुआ करती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। ऐसी स्थिति में ये महसूस किया गया कि ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर सेना तैनात है और उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे उनको सेना एक अशांत क्षेत्र घोषित कर रही है, उसमें उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सेना को विशेष शक्ति नहीं दी जाएगी तब तक जो क्षेत्र है जो इतना अशांत है, जहाँ पे सशस्त्र लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसको काबू नहीं किया जा सकता। उसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को 1958 में लाया गया, जो पहले की नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए था। उसके बाद हम देखते हैं यही कानून जो है पंजाब में लगाया गया, फिर जम्मू कश्मीर में लगाया गया। तो इसकी परिस्थितियां हम सबने देखी है कि किस प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के बाद हम देखते हैं पंजाब के अंदर जो आतंकवाद की स्थिति थी और उसके बाद देखते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में थी। तो ये विशेष शक्ति कानून था जिसमें जो सेना थी उसको विशेष शक्ति दी और कहीं ना कहीं उस शक्ति का प्रयोग करके ही सेना ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन क्षेत्रों को कंट्रोल किया। जी सर, विशेष शक्तियों की आपने यहाँ पर बात की। कई और सवाल हैं जो अपने तमाम दर्शकों के लिए भी हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को क्यों लाया गया, थोड़ा और विस्तार से इसको समझना चाहेंगे। और अफ्स्पा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कुछ है? अगर इनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमें हमारे देश को आजादी मिली थी 1947 के बाद, 1947 के बाद अगले 10 वर्षों के अंदर हमने देखा कि हमारे जो पूर्ववर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन की घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से वो सारा का सारा क्षेत्र जो है अशांत क्षेत्र में था, उसमें
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे आम हम देखते हैं जो नागरिक क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या कोई और राज्य हो गया, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वहां पर जो लोग थे वो सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे और उनका सामना जो है सामान्य पुलिस नहीं कर पाई थी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो सेना का डिप्लॉयमेंट किया गया, सेना को वहां पर नियुक्त किया गया। अब सेना को तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन सेना को जब तक विशेष शक्ति नहीं दी जाएगी तब तक सेना के लिए काम करना मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाया गया कि उस सेना को नियुक्त किया जाएगा, उसके अंदर विशेष अधिकारी होंगे, जो विशेष करके अधिकारी जिसको हम आयुक्त अधिकारी होते हैं या वारंट ऑफिसर बोलते हैं, या जिसको भी जो सरकार उस नियम के द्वारा तैनात करती है, वो किसी भी क्षेत्र को जो है अशांत घोषित करेगा और उस अशांत घोषित क्षेत्र के अंदर उन सेना के अधिकारियों के पास विशेश शक्तियां होंगी और उन विशेष शक्तियों का प्रयोग करके ही वो सशस्त्र जो विद्रोह है उनको काबू कर पाएंगे। सर, जैसे कि आप यहाँ पर विशेष शक्तियों को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा और समझना चाहेंगे विस्तार से कि ये विशेष शक्तियां जो सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं उनको जो दी जाती हैं, ये शक्तियां, वो शक्तियां आखिरकार हैं क्या? देखिए, विशेष शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ही जो शक्ति है वो सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 4A में शक्ति है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति जो है उसी शक्ति पर अक्सर जो है इस अधिनियम के लिए जो चर्चा में रहता है या अक्सर इस अधिनियम की आलोचना भी जो की जाती है वो इस विशेष शक्तियों के प्रावधान के हिसाब से की जाती है। तो सेक्शन 4A है, उसके अंदर अगर जो उपयुक्त अधिकारी है जिसने उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया है, उसके पास इतनी तक शक्ति होती है कि अगर उसको लगता है कि उस जो विद्रोह को या उस जो सामने मूवमेंट है उसको बिना ओपन फायर किए काबू नहीं किया जा सकता, कि सामने वाले व्यक्ति को अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु तक अगर हो सकती है और ऐसी स्थिति में भी उसको पावर होती है कि वो ओपन फायर कर सकता है और अगर किसी की मृत्यु भी हो तो वो भी कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है, वो अधिकारी या उसकी टुकड़ी ऐसा करती है, तो उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में कोई पिटीशन या कोई FIR या कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यानी वो अधिकारी उन विशेष परिस्थितियों में अपने स्वयं से संज्ञान लेता है कि ये परिस्थितियां हैं, ये विशेष परिस्थितियां, इन विशेष परिस्थितियों के चलते उसके पास ये अधिकार है कि वो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि ओपन फायरिंग, यानी अगर उसको लगता है कि उसको ओपन फायरिंग करनी है और उस ओपन फायरिंग करने से ही ये समस्या का इलाज हो सकता है या समस्या को रोका जा सकता है, काबू किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कोई कंसर्न मैजिस्ट्रेट या किसी जज से या जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उससे कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वो इन सारी बातों को जो है वहीं पर निर्णय ले सकता है और वो कार्य कर सकता है। इसके अलावा अगर उसको लगता है किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो सशस्त्र बल के अधिकारी के पास भी ये अधिकार होंगे कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। हालांकि अरेस्ट करने के बाद वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को उसको सौंपता है। तो ये विशेष शक्तियां होती हैं जो उसको विशेष मतलब पावरफुल बनाती है कि इन समस्याओं से अपने उनको काबू करने की। जी सर, ये तो यहाँ पर अधिकारियों के जो विशेष अधिकार हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अफ्स्पा के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को अधिनियमित किया है। असम और मणिपुर, पंजाब और चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। इनके जो खास प्रावधान है उसको भी हमारे तमाम दर्शकों को समझाइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं इन तीनों क्षेत्रों की तो आप देखेंगे निशु इन तीनों क्षेत्रों की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो अलग अलग है। तो समय समय पर इन तीनों जो अधिनियमों को लाया गया, समय समय पर जो नोटिफिकेशन किया गया और उस नोटिफिकेशन के तहत जो वहाँ की परिस्थिति, जम्मू कश्मीर की जो नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति, उनके हिसाब से बदलाव किया गया। ऐसी जब पंजाब की परिस्थितियां थी वो परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट से अलग थी और जब और उस परिस्थिति को हम देखते 14-15 साल तक लगातार अपना जो है वहाँ पे लागू रहा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो जैसी जैसी परिस्थितियां किसी क्षेत्र की होती हैं, केंद्र सरकार या राज्यपाल या उस क्षेत्र का जो प्रशासक होता है वो अनुशंसा करता है और उसके हिसाब से जो है कानून के अंदर बदलाव लेके आया जाता है।
सर, जैसे कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपने बताया था अशांत क्षेत्र को लेकर, इसको थोड़ा और विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। अशांत क्षेत्र को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? देखिए, जो सशस्त्र अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, उसकी धारा 3 के अंदर जो राज्य सरकार है या जो संघ क्षेत्र है या राज्य सरकार का कोई राज्यपाल या संघ क्षेत्र का प्रशासन केंद्र सरकार की राय से वो किसी भी क्षेत्र को जब उनको लगता है कि वहाँ की स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि जो सिविल जो प्रशासन है, सिविल शक्तियां जो है, सिविल प्रशासन या सामान्य पुलिस उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो स्थितियां जो है कंट्रोल से बाहर है। ऐसी जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को जो है अशांत क्षेत्र इस कानून में घोषित किया जा सकता है। जब किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है या उसको नोटिफाई किया जाता है तो वो नोटिफाई करने के लिए जरूरी है कि उसका राज्यपाल की या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी जो सिफारिश होना बहुत जरूरी है। उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। और जब कोई क्षेत्र अशांत घोषित हो जाता है तो उसके बाद जो सेक्शन 4 के अंदर जो स्पेशल पावर्स होती है वो स्पेशल पावर इम्प्लीमेंट हो जाती है। वो स्पेशल पावर उस संबंधित अधिकारी को मिल जाती है और जब संबंधित अधिकारी को पावर मिल जाती है तभी जो हम देखते हैं कि जो उसके अंदर सेक्शन 6 है जो कहता है कि किसी भी तरीके की अगर मान लो कोई शक्ति का प्रयोग कोई अधिकारी करता है, ओपन फायरिंग करता है, किसको अरेस्ट करता है या किसी भी तरह शक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए बाद में उसकी अरेस्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट में कोई भी कानून, कोई भी जो कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। जैसे आपने देखा अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेजर के खिलाफ जो है शोपिया गोलीकांड जब हुआ था तो उनके खिलाफ जो FIR करने के लिए प्रोसेसिंग के लिए दबाव दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो सेक्शन 6 है उसके तहत उस व्यक्ति उन मेजर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये विशेष शक्तियां होती है जब क्षेत्र को विशाल अशांत घोषित कर देते हैं तो संबंधित अधिकारी के पास ये सारी विशेष शक्तियां आ जाती हैं। जी सर, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है सर, अशांत क्षेत्र अधिनियम DAA क्या है? देखिए, अशांत क्षेत्र अधिनियम और जो हम बात करते हैं कि जो आर्म फोर्स स्पेशल जो एक्ट है दोनों में जो अशांत क्षेत्र की बात करते हैं उन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जो DAA के अंदर जब हम अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं तो ज्यादातर ये वो एरिया होता है जहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगे हुए होते हैं, यानी वो कुछ समय के लिए, यानी कोई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र DAA के अंदर घोषित किया जाता है। वो कुछ समय के लिए होता है और फिर सिविल प्रशासन दोबारा से उसके ऊपर काबू कर लेता है। कई बार तो कुछ घंटों के हिसाब से होता है और कर्फ्यू लगाया जाता है। कर्फ्यू लगाने के बाद कर्फ्यू में ढील दी जाती है और उस पर काबू पाया जाता है। दोनों क्षेत्र में अशांत क्षेत्र की जो परिभाषा है और दोनों में समय जो है और दोनों में शक्तियों का दोनों में बड़ा अंतर है। पहले वाली स्थिति में जो अशांत क्षेत्र होता है उसके अंदर जो शक्तियां होती है बहुत विशेष होती हैं और ज्यादातर पहले वाली स्थिति के अंदर जो आतंकवादी जो गतिविधियां होती है वो वाला क्षेत्र होता है जिसमें आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ी हुई है, सशस्त्र लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को काबू करने के लिए होता है। लेकिन जो दूसरा DAA के अंदर जो अशांत क्षेत्र है उसका मैंने आपको बताया कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के बाद उस क्षेत्र को कुछ जो सिविल प्रशासन होता है, जैसे पूरा बहुत बड़ा राज्य है, उस राज्य में कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक पुलिस क्षेत्र हो सकता है, एक छोटा क्षेत्र हो सकता है, तो कुछ समय के बाद उस क्षेत्र को फिर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जी सर, ये भी समझाएं कि DAA और AFSPA दोनों किस तरह से भिन्न हैं, किस तरीके से और कितने अलग हैं? देखिए, दोनों को अगर हम बात करते हैं तो दोनों में जो पावर्स होती है जो आर्म फोर्स की, दोनों में पावर की जो कैटेगरी है, जो डिग्री है वो अलग अलग है। जो स्पेशल फोर्स जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है उसके अंदर तो ओपन फायर करने की भी उसके पास पावर होती है, उस अधिकारी के पास होती है। जबकि DAA के अंदर बहुत सारी प्रतिबंध होते हैं। जो सिविल प्रशासन होता है वो भी एक्टिव रहता है, उसका रोल खत्म नहीं होता। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका रोल भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो पहले वाली स्थिति है उसमें सभी कुछ जब देखें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर काफी कम होती है या सिविल प्रशासन की पावर कम होती है और सरकार और जो आर्म फोर्स होती है
उसकी पावर ज्यादा होती है और उसका अधिकारी जो होता है वो खुद संज्ञान लेके वो किसी भी क्षेत्र को उस समय अपनी पावर का यूज कर सकता है। जी सर, आज के विषय से संबंधित तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।